हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री विद नीरज चैनल में आपका स्वागत है। मैं नीरज पटेल। आज आप लोगों की लेक्चर नंबर 32 लेने वाला हूँ। लेक्चर नंबर 31 में मैंने आप लोगों को नंद वंश के बारे में बताया था और शिशुनाग वंश के बारे में बताया था। शिशुनाग वंश पहले आया था और उसके बाद में नंद वंश आया था। उसके बाद में मैंने बोला था आप लोगों को कि जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में बताएंगे। जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश से पहले जो विदेशी आक्रमण हुए भारत पर, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम आप लोगों को भारत पर विदेशी आक्रमण जो भी हुए उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो सबसे पहला आक्रमण 530 बीसी में हुआ था और 530 बीसी में अखामड़ी साम्राज्य का व्यक्ति था। अखामड़ी साम्राज्य का साइरस द ग्रेट या कुरुप महान हिंदी में बोल सकते हैं, उसने किया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर इसने हमला किया था या आक्रमण किया था। तो लेकिन इसकी जीत पर आपको बताएं, इसकी जीत पर बहुत ही संदेह है, अर्थात तो जीता या हारा किसी को नहीं मालूम है। इसके बाद में इसका उत्तराधिकारी डेरियस फर्स्ट, जो कि उसने 516 बीसी में भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर आक्रमण किया था और उसने इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जीता था। जैसे ही उसने इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जीता, उसने तुरंत यहाँ से इनकम अच्छी खासी लेनी स्टार्ट कर दी थी, अर्थात अच्छी खासी इनकम उसे जाने लगी थी यहाँ से। और इस जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जीता था, इसे क्षेत्रप के नाम से या छत्रप के नाम से बताया था। इसे छत्रप के रूप में शामिल कर लिया था। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण, सबसे पहले आक्रमण की बात की जाए तो 530 बीसी में 530 बीसी में अखामड़ी साम्राज्य का साइरस द ग्रेट या इसे कुरुप महान भी बोल सकते हैं। कुरुप महान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर आक्रमण किया था। अर्थात उत्तर पश्चिम प्रांत पर आक्रमण किया था। तो जब इसने आक्रमण किया तो उस टाइम की बात बताएं, इसकी जीत या हार पर विवाद है। हाँ, आपको बोल सकते हैं कि डेरियस जो फर्स्ट था, इसका उत्तराधिकारी, जो कि 516 बीसी में आया था, उसने जरूर जीता था। उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर ही आक्रमण किया था और उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जीतकर छत्रप के रूप में शामिल कर लिया था और उसके बाद में यहाँ से इसे अच्छी खासी इनकम आने लगी थी।
और डेरियस फर्स्ट एक महान जो है योद्धा भी था। डेरियस फर्स्ट 516 बीसी में 516 बीसी में डेरियस फर्स्ट ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अर्थात उत्तर पश्चिमी प्रांत पर आक्रमण किया था और इसने क्या किया, पर आक्रमण करके जीत गया था। आक्रमण किया और जीत गया। जीतने के बाद में इसे क्षत्रप के रूप में शामिल कर लिया था। डेरियस फर्स्ट ने क्षत्रप के रूप में शामिल कर लिया था। और अगर बात की जाए तो ये समथिंग 20वां क्षत्रप था, 20वां क्षत्रप। उसके बाद में आपको बताएं डेरियस फर्स्ट महान विजेता था। डेरियस फर्स्ट महान विजेता था। उसके बाद में यहाँ से मैंने बताया इसे इनकम भी बहुत आती थी। यहाँ से इनकम आती थी। और आपको बताएं डेरियस फर्स्ट ने एक पर्सिपलस था जिसे अपनी राजधानी अर्थात कैपिटल बनाया था। तो पर्सिपलस को पर्सिपलस राजधानी बनाया था। राजधानी बनाने के बाद में पर्सिपलस को राजधानी बनाया और उसके बाद में इसने पर्सिपलस का घंटा भी बनवाया था। पर्सिपलस का घंटा। पर्सिपलस के घंटे की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो घंटा था वो पत्थर का था। पर्सिपलस का घंटा जो कि पत्थर का था। और आपको बताएं अशोक के एडिक्ट अर्थात अशोक के लेख, अशोक के लेख इसी के घंटे से या इसके लेखों से प्रभावित थे। अशोक के लेख इसके लेखों से प्रभावित थे। तो मैंने बताया कि अशोक के जो लेख थे इसी के लेख से प्रभावित थे। पर्सिपलस का जो घंटा था, ये जो घंटा बना हुआ था या इसके जो लेख थे, पर्सिपलस के लेख या डेरियस फर्स्ट ने जो लेख लिखवाए थे पत्थरों पे, इसके लेख रिंग के आकार में अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए पत्थर थे। रिंग बनी हुई थी पत्थर की, उसी में लिखा हुआ था। लेकिन जो अशोक के लेख थे वो एक ही पत्थर पे, सारा एक समतल पत्थर होता था उस पे लिखे होते थे। अर्थात
एक ही पत्थर पे। ऐसा नहीं होता था कि रिंग के रूप में जुड़े हुए होते थे, लेकिन हाँ, डेरियस फर्स्ट के जो लेख थे वो इसी तरह से थे, अर्थात रिंग के रूप में जुड़े हुए होते थे। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, देन हम आगे आपको ले चलते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सिकंदर के बारे में, कुछ घटनाएं जो उसने जीता, सारी बातें बताएंगे। सिकंदर महान अर्थात अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि यूनान का था। अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात की जाए, अर्थात सिकंदर की बात की जाए, तो इसका जन्म 356 बीसी में, 356 बीसी में यूनान में मेसिडोनिया अर्थात मकदूनिया में हुआ था। इसके पिता फिलिप सेकंड और इसकी माता ओलंपिया या ओलंपस भी कहते हैं थे। गुरु की बात की जाए तो इसके गुरु अरस्तु थे, जिन्हें बायोलॉजी का पिता अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता, और आपको बताएं पॉलिटिकल साइंस अर्थात पॉलिटिकल साइंस के जो है पिता बोला गया है। तो जो अरस्तु थे ये इनके गुरु थे, और अरस्तु के गुरु की बात की जाए तो प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु की बात की जाए तो सुकरात थे। और जो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट था अर्थात सिकंदर थे, सिकंदर जो महान विजेता बना अर्थात विश्व विजेता बनने की प्रेरणा अपने पिता फिलिप सेकंड से लिया था। उसके बाद में आपको बताएं अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो गुरु थे अरस्तु, अरस्तु ने ही इसके किंगडम को संभाला था। तो आज हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बात करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर बोल सकते हैं। सिकंदर और सिकंदर महान इसे बोला जाता था। इसका जन्म 356 बीसी में मकदूनिया में हुआ था। यह यूनानी था, अर्थात यह यूनान का था। यूनान। पिता की बात की जाए तो पिता फिलिप सेकंड थे। फिलिप सेकंड। माता ओलंपिया थी या ओलंपस भी कहा गया है। अगर गुरु की बात की जाए तो गुरु इसके थे अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ
पॉलिटिकल साइंस, अर्थात पॉलिटिकल साइंस के पिता और बायोलॉजी के पिता अरस्तू को माना गया है। मैंने बताया कि अगर अरस्तू के गुरु का नाम देखा जाए, अरस्तू अर्थात अरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, अरस्तू के गुरु प्लेटो थे। और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। सुकरात, आपको बताएं, ये एक महान दार्शनिक थे। महान दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक थे, सभी यूनान के थे। तो मैंने बताया कि जो अरस्तु थे, अरस्तु ने इसके अर्थात सिकंदर के जो किंगडम था, इसके किंगडम को संभाला था। उसके बाद में अलेक्जेंडर ने अर्बेला की लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर ने अर्बेला की लड़ाई लड़ी और ईरान के डेरियस थर्ड को हराया था। ईरान के डेरियस थर्ड को हराने के बाद में वहां पर अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया था। अर्बेला की लड़ाई, अर्बेला की लड़ाई लड़ने के बाद इसमें इसे जीत मिली। और जो अर्बेला की लड़ाई थी वो सिकंदर महान और डेरियस थर्ड के बीच में हुई, जिसमें सिकंदर महान जीत गया। और सिकंदर महान जब जीता तो क्या किया इसने, और ये आपको बताया मैंने कि ये ईरान का था, ईरान का डेरियस थर्ड था। ईरान के डेरियस थर्ड को हराया, सिकंदर महान जीता और उसके बाद में वहीं पर अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया था। अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया। उसके बाद में वहीं से सिकंदर ने अपनी सेनाओं को 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भागों में डिवाइड करके एक भाग को सिकंदर महान अर्थात अलेक्जेंडर द ग्रेट खुद लीड करता था और दूसरे को सेल्यूकस निकेटर, नाम सुना होगा, सेल्यूकस निकेटर जो संभालता था, और तीसरा जो पार्ट था नियार्कस, वो संभालता था। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, देन हम आगे आपको ले चलते हैं। इसके बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट सेनाओं को 3 भागों में विभाजित किया।
अपनी सेनाओं को 3 भाग में विभाजित किया था। पहला भाग सिकंदर खुद लीड करता था। दूसरा भाग सेल्यूकस निकेटर, जो कि इसका सेनापति था, वो लीड करता था। तीसरे की बात की जाए तो नियार्कस, इसे लीड करने को दिया था। 3 भागों में सेना को डिवाइड किया। और बताएं आपको, इन तीनों की सेनाओं ने गांधार की कैपिटल तक्षशिला पर आक्रमण किया था। गांधार की कैपिटल तक्षशिला पर आक्रमण किया था। उस टाइम पे अगर राजा की बात की जाए, तक्षशिला का राजा अर्थात गांधार की कैपिटल तक्षशिला का राजा जो था, वो अभिराज आम्भी या आम्भी भी बोलते हैं इसे, वहाँ का राजा था। इसने क्या किया था, इनका स्वागत किया, अर्थात सिकंदर का स्वागत किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में, क्योंकि इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, बिना लड़े ही अपने आप को सरेंडर किया और सिकंदर महान का स्वागत किया। इसने सिकंदर महान को गिफ्ट किया और सिकंदर महान ने इसे गिफ्ट किया। दोनों ने आपस में खूब गिफ्ट दिए। और उसके बाद में आपको बताएं, जो पोरस था, पोरस को हराने के लिए इसने जो है सिकंदर का स्वागत किया था, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद में क्योंकि पोरस ने इसे अर्थात अभिराज को एक बार नहीं कई बार हराया था, इसी वजह से उसका बदला लेने के लिए सिकंदर महान के साथ मिल जाता है। उसके बाद में क्या होता है आपको बताएं, अभिराज अर्थात आम्बी को पहला देशद्रोही राजा माना गया है। अगर सबसे पहला देशद्रोही राजा पूछा जाए तो आपको बताएं अभिराज अर्थात आम्बी था। पोरस जो है आपका बताएं, ये जो वितस्ता अर्थात झेलम नदी था, झेलम नदी जो है तट या एक झेलम नदी थी जिस पर ये इसका राज था और उस क्षेत्र में इसका राज था पोरस का, जिसे हार गया था ये। सिकंदर से हारने के बाद में, जब सिकंदर ने इसे हराया, हारने के बाद में सिकंदर ने पोरस को अपने सामने बुलाया था। अपने सामने जब बुलाया और इससे पूछा आपको किस प्रकार की सज़ा दी जाए या आपको आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने बोला कि आप एक जैसे राजा के साथ व्यवहार करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ व्यवहार कीजिए। आपको बताएं सिकंदर महान इसके इस जवाब से बहुत खुश हुआ, और जब खुश हुआ तो इसने क्या किया, जो इसका जीता हुआ पार्ट था अर्थात इससे जो जीता था शहर, उस शहर को वापस कर दिया, उसका क्षेत्र जो जीता हुआ क्षेत्र था उसको वापस कर दिया और कुछ क्षेत्र अपना भी दे दिया था। उसके बाद में आपको बताएं वितस्ता अर्थात इसे वितस्ता की लड़ाई भी कहते हैं, झेलम नदी की लड़ाई कहते हैं, और इसे अगर कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं तो हाइडेस्पीज की लड़ाई या हाइडेस्पस की लड़ाई के नाम से जानते हैं, जो कि 327 या 326 बीसी में हुई थी।
जन्म इसका 356 BC में हुआ था, लेकिन जब इसने लड़ा तो 326 या 327 BC थी। उस टाइम पे इसने हाइडेस्पस का युद्ध लड़ा था। तो जान लेते हैं यहाँ का राजा अभिराज या आम्बी भी बोलते हैं, आम्बी। उसके बाद में अगर इसे बात की जाए अभिराज या आम्बी को, इसे पहला देशद्रोही राजा माना गया है। इसने पोरस को हराने के लिए जो है सिकंदर का स्वागत किया था, सिकंदर का स्वागत किया, बिना लड़े सिकंदर के सामने सरेंडर कर दिया था, अर्थात समर्पण कर दिया और इसका स्वागत किया। एक दूसरे को उपहार भी दिए, खूब सारे उपहार एक दूसरे को दिए। उसके बाद में आपको बताएं, पोरस वीएस सिकंदर, अर्थात सिकंदर के साथ में युद्ध हुआ था। पोरस को पुरु भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे पुरु भी मिलता है। तो बात की जाए जो ये लड़ाई थी, हाइडेस्पीस की लड़ाई या हाइडेस्पस की लड़ाई थी, या वितस्ता या फिर झेलम नदी की भी लड़ाई कहते हैं। इसमें सिकंदर जीता और पोरस हारा था। उसके बाद में सिकंदर इसके उत्तर से खुश हुआ था। सिकंदर इसके उत्तर से खुश होने के बाद में इससे जो जीता हुआ पार्ट था, इससे जीता हुआ क्षेत्र वापस कर दिया था और कुछ भाग अपना भी दिया, क्योंकि इसका उत्तर इतना अच्छा था कि उसे इतना अच्छा लगा कि इसने जितना भी क्षेत्र जीता था उसे वापस कर दिया। और वापस करने के बाद में आपको बताएं, जो सिकंदर का प्रिय घोड़ा था, सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुके फला, सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुके फला इसी लड़ाई में मर गया था। बुके फला इसका सबसे प्रिय घोड़ा था। इस लड़ाई में इसने अपने प्रिय घोड़े को खो दिया था। इसके बाद में दिन क्या करता है, ये यहाँ से वापस चला जाता है, अर्थात वितस्ता नदी अर्थात झेलम नदी को पार करने का दुस्साहस, शायद व्यास नदी, हाँ व्यास नदी को पार करने का दुस्साहस नहीं करता है। ये यहीं से वापस चला जाता है। व्यास नदी को पार करने का दुस्साहस इसलिए नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे धनानंद का साम्राज्य था। धनानंद जैसा क्रूर शासक
उसके सामने भिड़ना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए ये यहीं से वापस हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन करें, देन हम आगे ले चलते हैं, आपको आगे बताते हैं इसके बारे में। आपको बताएं, इसका प्रिय घोड़ा जो था बुके फला के मरने पर इसने उसकी याद में बुके फला शहर बसाया था। बुके फला शहर बसाया था और शहर बसाने के बाद में 325 बीसी में वापस चला गया था। कारण बताएं, वापस इसलिए गया क्योंकि जो सिकंदर महान था, सिकंदर महान की सेना को वापस जाने की, अर्थात घर वापस जाने की बीमारी हो गई थी। 10 साल से लगातार लड़ रही थी सेना और 19 महीने से जो लगातार लड़ रही थी, 10 साल से वो घर नहीं गई थी। तो जब 10 साल से घर नहीं गई, 19 महीने से बराबर लड़ रही थी, तो इस वजह से उसे घर जाने की होम सिकनेस नाम की बीमारी हो गई थी। इसलिए इसकी सेना वापस जाने लगी। आपको बताएं, सिकंदर को मलेरिया हो गया था, अर्थात ऐसा भी बोला जाता है कि जो काम भारत के सैनिकों ने नहीं कर दिखाया, वो काम भारत के मच्छरों ने कर दिखाया था। इसे काट लिया और काटने के बाद में इसे मलेरिया हो गया था। मलेरिया हुआ और इसके बाद में धीरे धीरे बीमार होता चला गया। पहली बात तो होम सिकनेस नाम की बीमारी सेना को हो गई थी। 325 बीसी में वापस गया और इसे मलेरिया हो गया था। इसे मलेरिया होने के बाद में ये बीमार पड़ने लगा। इसका जो सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर को सीरिया का गवर्नर अपॉइंट करके चला गया। सीरिया, जिसकी राजधानी की बात की जाए दमिश्क है, आज भी इसकी राजधानी दमिश्क ही है। तो सेल्यूकस निकेटर को सीरिया का गवर्नर बना दिया। गवर्नर अपॉइंट करने के बाद में देन ये वहाँ से चला गया क्योंकि ये बीमार पड़ गया था। और बीमार पड़ने के बाद में देन आपको बताएं 323 बीसी में, 323 अर्थात 323 बीसी में इसका देहांत जो हुआ था वो इराक के बेबीलोन में हुआ था। इराक, बेबीलोन, इराक के बेबीलोन में हुआ था। और आपको बताएं, इसे दफनाया गया मिस्र की कैपिटल काहिरा अर्थात काहिरा में दफनाया गया था। तो मैंने आज आप लोगों को जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में बताया, सारी जानकारी दी। इसके बाद में दिन मौर्य वंश आता है।
मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसका जिक्र हम अगले लेक्चर में करेंगे। आपको मैंने सिकंदर महान के बारे में बताया, जो भी बातें थी उसके बारे में बताया। देन अब हम अगले लेक्चर में मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसे नोट डाउन करें। देन अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।